अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग हिंदी लोकवाणी के जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 10th उर्दू मीडियम की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की जो कंपोजिट हिंदी वो सेम है। तो ये जो मेरा लेक्चर है ये 10th उर्दू मीडियम और हिंदी जिनका लोकवाणी है ना, उनके लिए है। तो लोकवाणी हिंदी जो कंपोजिट होती है और जो उर्दू मीडियम की हिंदी वो सेम है। ओके, तो कल हम लोगों ने जो एक पोएम कंप्लीट की थी, तो पोएम की कृति भी मैंने आपको समझाया था। ज़्यादा कृति नहीं थी, उसमें 3 से 4 कृति थी, तो उसको प्रैक्टिस करना आप। और मैंने कल आप लोग को हिंदी के प्रैक्टिस के बारे में बताया था। मैंने आपको जैसे बताया था कि मराठी से एक बार आपको मराठी में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बट हिंदी में मार्क्स बहुत कटते हैं, क्योंकि हिंदी के जो वर्ड फॉर्मेशन होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जैसा हमारी मातृभाषा में हिंदी आती है, इसलिए इसका जो पेपर चेकिंग वगैरह है ये कंपैरेटिवली मराठी से थोड़ा सा हार्ड होता है। तो हिंदी को इजी मत समझिए कि आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसा जैसा पोर्शन हमारा आगे होते जाएगा उसकी प्रैक्टिस आप करते रहना। तो हम लोग जो अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये चैप्टर का जो टाइटल है जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, खोया हुआ आदमी। तो सिंपल, जैसे इसमें ज़्यादा मीनिंग्स नहीं है चैप्टर में, तो भी मीनिंग्स जैसे कि कुछ हार्ड वर्ड लगेंगे आपको, तो उसके ऊपर आप मीनिंग लिख देना अगर आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक है। तो खोया हुआ आदमी, खोया हुआ मतलब गुम हुआ है ना। आदमी मतलब एक आदमी के बारे में चैप्टर, एक इंसान के बारे में है। तो इसका हम लोग पहला पाठ परिचय देख लेते हैं गद्य संबंधी। आपकी जो राइट साइड में है देखो, प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में, यानी एक वर्णनात्मक कहानी है। वर्णनात्मक मतलब क्या, किसी का वर्णन किया गया है, किसी को डिस्क्राइब किया गया है। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से, यानी खोया हुआ आदमी के ज़रिए से लेखक ने समाज में व्याप्त, मुसन्निफ ने, राइटर ने समाज में यानी हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में व्याप्त, व्याप्त मतलब फैले हुए, ऊंच नीच। अब ये ऊंच नीच मतलब जैसा समाज के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसा ऊंच नीच है, अमीर गरीब, जाति पाति, है ना, आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। कुरीतियाँ, कुरीतियाँ मतलब जो जो खराब जो रीति रिवाज है हमारे समाज में, यानी अमीरी गरीबी का, जाति पात का यानी ज़ात धर्म का, ऊंच नीच का यानी ऊंची ज़ात है किसी की, किसी को नीची ज़ात का समझा जाता है। तो ये सबको कुरीतियाँ कहाँ है। कुरीतियाँ मतलब मैंने आपको बताया कि जो बुरे रीति रिवाज है उसको भुला देने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित करना मतलब एनकरेज करना या मोटिवेट करना। इस कहानी से यह ज्ञात होता है मतलब पता चलता है कि अपने अच्छे कार्यों से, यानी अपने अच्छे कामों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यानी आदमी अपने अच्छे कामों से पशु पक्षी से, पशु पक्षी मतलब परिंदे, जानवर, मानव से सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। आदर प्राप्त करना यानी इज्जत हासिल करना, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है। सौहार्द से मतलब मिलजुल कर एक साथ रहने की सीख यानी नसीहत दी है। और लोगों को अपनी ऊर्जा, और लोगों को अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, सकारात्मक काम में लगाने के लिए कहा है। सकारात्मक काम मतलब क्या, सकारात्मक जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव, यानी सही कामों में, है ना, सही कामों में लगाने की लोगों को नसीहत दी है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो सबक है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे समाज में जो एक ज़माने में, आज भी कुछ कुछ जगह पर गांव में हम देते हैं, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव बहुत होता है। इस सबक के ज़रिए राइटर ने कोशिश की है कि हम ये सब कुछ भूलकर हम एक साथ मिलजुल कर रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबक को, चैप्टर को।
कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। बहुत पुरानी कहानी है, पुराना गांव है, एक आदमी भटकते वहाँ पे आ पहुंचा। बहुत देखो, कुछ कुछ इजी स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें इतना डिटेल हमको समझने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे जब मैं रीडिंग करूँगा। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे, चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े, है ना, फटे पुराने कपड़ों में उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वो कोई पागल लगा। यानी एक आदमी उस गांव में पहुंचा फटे पुराने कपड़े पहनकर, और जो गांव के जो कुत्ते थे वो, देखो नॉर्मली हम देखते ना कि अगर कोई अजीब आदमी अगर दिखे तो कुत्ते भौंकते हैं। अब उस गांव में अचानक से एक ऐसा आदमी आया जो पागल जैसा दिख रहा था, है ना। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। बेतहाशा मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब एकदम बदहवास होकर मतलब एकदम पागलों की तरह। यानी देखो, हम कभी कभी देखते थे, आपने कभी देखा होगा जो कचरा वगैरह देखे, जो ज़मीन से उठाने वाले, प्लास्टिक उठाने वाले एक थैला एक लेकर चलते हैं तो उनके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, है ना, उस तरह से। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। अब कुत्ते की देखा देखी, जब बच्चों ने देखा कि कुत्ते उस आदमी को भौंक रहे हैं तो ये गांव के बच्चे भी उस आदमी के पीछे पड़ गए। पूरी दोपहर तक वो उसको तंग करते रहे, उसके पीछे रहे, छेड़ते रहे, मतलब चिढ़ाना, है ना, उसका मजाक उड़ाना। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। संयोग से मतलब लकीली, उसकी खुशकिस्मती अच्छी थी कि एक आदमी ने जब उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे तो उसने देख लिया। यानी उस पागल को हद हो गई जब बच्चे पत्थर फेंक रहे थे। जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। गरिमा मतलब गौरव, यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिवनेस दिखे। यानी वो आदमी, वो भला आदमी जिसने पत्थर फेंकने से रोका, वो उस आदमी के पास गया तो उस आदमी वो खोया हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गरिमा थी, गौरव था। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने, आगंतुक का मतलब होता है अचानक आने वाला, और एक वो आदमी अचानक आया था और उस भले व्यक्ति ने उस आदमी को उसका नाम पता पूछा। देखो, गांव का वो आदमी अचानक आ गया था, उसने पत्थर मारने से रोक दिया था सबको। खुशकिस्मती थी कि वो पहुंच गया, नहीं तो उसको पत्थर मारते थे। अब उस आगंतुक ने, उस भले आदमी ने उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वो केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। ये सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। तो उस आदमी ने उसका नाम रख दिया खोया हुआ आदमी, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति मतलब याददाश्त, उसकी मेमोरी का लोप हो चुका था। लोप हो जाना, नाश हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो अब वो खोया हुआ आदमी इतना खोया हुआ था कि उसकी पूरी बुद्धि ख़त्म हो चुकी थी, मतलब उसकी मेमोरी पूरी, ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गई है, नाश हो गया उसके स्मृति का, उसकी याददाश्त का, मतलब उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके जहन से, जहन मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, उसके दिमाग से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। अब जब पूछा गया नाम क्या है, नहीं बता पाया, पता नहीं बता पाया, तो ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग से हर वो चीज़ खो गई है, गुम हो गई है, मिट गई है।
ना उसे अपनी जाति पता थी ना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। परिचित मतलब जान पहचान, है ना, जान पहचान वाली जैसे कुछ थी जो उसे अपना सा बना रहा था। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ऐसी बात थी, एक अजीब सी बात थी कि गाँव वाले उसे अपना बनाए थे। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, इस खोए हुए आदमी को हमें पता लगाना है कि ये कौन है। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे ये खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। देखो, सबने यही बोले, ये तो अपना सा लग रहा है, भले खोया हुआ लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में, दिल में ऐसा महसूस हो रहा है ये अपना है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फ़ैसला किया। गांव वालों ने फ़ैसला किया कि इसे अपने गांव में रखेंगे जब तक कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आती। वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। अब उसे तो भाई अच्छी बात हो गई, रहने के लिए जगह मिल गई, क्योंकि अब वो भटक रहा था यहाँ वहाँ, बच्चे सता रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। अब उसको अच्छा हो गया कि चलो भाई एक जगह तो मिल गई रहने के लिए। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देखिए कैसा है ना, हिंदी में ज़्यादा इसमें मीनिंग्स नहीं है, जो भी हार्ड वर्ड है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, खाली आप एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना। हिंदी के चैप्टर्स को, मराठी के चैप्टर्स को स्टोरी की तरह दिमाग में रखना। जब आप कहानी की तरह इसे याद रखोगे ना, आप आराम से कृति सॉल्व कर लोगे। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। मधुर मतलब बहुत मीठी। उसकी आवाज़ में कशिश थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्र मुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती थी। अब देखो, उसकी आवाज़ में, मतलब उसकी आवाज़ में कुछ चमत्कारिक चीज़ थी। अब ऑथर यहाँ पे लिख रहा है, राइटर लिख रहा है, कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाता पुराना, तो उस गांव की जो गाय भैंसें हैं उसकी गीत की स्वर लहरियों से, स्वर लहरियों मतलब सुर से, मंत्र मुग्ध होकर, मंत्र मुग्ध होना मतलब ऐसा लगता है कि उसने अपने में सबको अपने वश में कर लिया है, वश में कर लेना। अब वो ज़्यादा दूध देने लगती खुश होकर। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उनकी ओर खींचे चले आते। देखो, यही गांव के बच्चे जो उसे पहले चिढ़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वो बच्चे उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। अब गांव में जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग समझते हो ना, चीचा लोग, है ना, गांव के जैसे नॉर्मली बोलते, तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके उसके गीत सुनकर उनकी युवावस्था, युवावस्था मतलब जवानी, है ना, सुंदर अतीत, पुरानी यादें, अतीत मतलब बीता हुआ कल जो होता है, बीता हुआ जो वक्त होता है, याद दिलाते। अब वो गाने में जो बूढ़े लोग हैं अपने जवानी के दिन याद करते, क्योंकि वो पुराने गीत गाता। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहाँ आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियाँ ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। मोहक मतलब अट्रैक्टिव। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। जुगनू समझते हो ना, जो अंधेरे में रात में चमकते, एक तरह का इंसेक्ट होता है, एक तरह का कीड़ा होता है। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। तो स्टूडेंट्स, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? अभी तक जो हमने पढ़ा आसान है। तो जब से वो गांव में आया है तो गांव में एक पॉजिटिवनेस आई है, गांव के लोग ज़्यादा खुश होने लगे हैं, उसके गीत से सब सम्मोहित है, सब उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जो बच्चे उसे पहले सताते थे अब उसके बिना नहीं रहते, उसके गीत के बिना नहीं रहते। जानवर उसके अपने हो गए थे। मैंने परिचय में आप पढ़ाया था कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो जानवर भी आपके दोस्त बन जाते हैं। अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है, जैसा आजकल पर्शियन कैट वगैरह हर कोई रख रहा है, तो अब देखो ये जानवर जो होते हैं ना, प्यार के भूखे होते हैं।
अब आपके घर में जो उससे ज़्यादा प्यार करेगा ना, वो उसी के साथ बैठते ज़्यादा, उसी के साथ वक्त गुजारते हैं। भले वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनके एक्शन से पता चलता है कि आपको बहुत चाहते हो। जैसे कि आप अगर बहुत लाड़ करते हो तो आप जैसे एंट्री मारोगे तो आपके पास आ जाएंगे, आपके करीब आकर बैठेंगे। तो जानवरों को भी प्यार चाहिए। अगर आप उसको डांटते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तो आपको देख के भाग जाएंगे। उसी तरह बच्चे भी होते हैं। आप बच्चों को लाड़ करो, आपके बगैर नहीं रहेंगे। वही अगर आप बच्चों को सता रहे हो, बार बार उसके गाल खींच रहे हो, उसको डांट रहे हो, है ना, या उसको तंग कर रहे हो, तो आपको देखते ही भाग जाएंगे। तो परिचय में हमने पढ़े थे इंसान और जानवर उस इंसान के नज़दीक आते हैं, करीब आते हैं, जो उनको अपना मानते हैं। ओके। तो गांव में फ़र्क लगने लगा। तितलियाँ खूबसूरत लगने लगी, सुंदर और खूबसूरत लग रहे थे फूल। जुगनू ज़्यादा रोशन लगने थे। जो बच्चे इसको तंग करते थे, अब उससे सम्मोहित कर लेते थे, उसको सम्मोहित कर लेता था वो बच्चों को। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। देखो, गांव के कुत्ते उसके सगे हो गए थे, मतलब गांव के कुत्ते भी उसके अपने हो गए। जो पहले उसको भौंक रहे थे पागलों की तरह, वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हों। गॉड ऑफ ऑनर मतलब उसके एकदम, एक बोलते ना, गॉड ऑफ ऑनर क्या होता है? जैसे एक सैनिक को सलामी दी जाती है, जैसे वो सैनिक चल रहा है और उसके आसपास वो कुत्ते। ये बदलाव दिखा लोगों को। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। और इन बिटवीन गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तो उस बूढ़ी औरत को अचानक से एक दिन ख्वाब आया कि ये खोया हुआ आदमी उसका खोया हुआ बेटा है, जो बचपन में खो गया था। वो एक गरीब स्त्री थी, एक बूढ़ी गरीब औरत थी, जो घास काट कर, उपले थाप कर, उपले थापना, जैसा कि आपको पता होगा, जो गोबर होता है ना, गोबर, गांव में गोबर के उपले बनाए जाते हैं रोटी की तरह। उसको या तो दीवार पे लगा देते घरों के सुखाने के लिए, ज़मीन पर, है ना, फिर बाद में वो जलाने के लिए काम आता है, आपने देखा होगा गांव में। तो उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। एक बूढ़ी औरत गांव में रहती थी, जो मेहनत करती थी, अकेली थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया। उसने भी मान लिया कि हाँ, तुम ही मेरी माँ हो, और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। अब उस खोए हुए आदमी ने एक बेटे की तरह ही अपनी माँ की सेवा करना शुरू कर दिया, और उसको, यानी उस औरत को उसने मतलब अब काम करने से रोक दिया। अब वो पूरी मेहनत करने लगा, एक माँ की तरह वो सेवा करने लगा। धीरे धीरे गाँव वालों को खोए हुए आदमी की कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। गुणों के बारे में मतलब क्वालिटीज़। देखो, हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि पहले जो वह खोया हुआ आदमी था वो गाँव वालों के लिए अननोन था। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि कैसे वो गाँव वालों के साथ मिक्स हो गया, कैसे गाँव वाले लोगों ने उसको पहले ही अपना बना दिया था, क्योंकि गाँव वालों को लग रहा था कि ये खोया हुआ आदमी अपना सा लग रहा है। फिर इसके बाद में हमने चेंजेस देखे, बदलाव देखे, कि गाँव वाले लोग ये फील करने लगे कि उनके गांव में पॉजिटिवनेस ज़्यादा आ गई है उसके आने से, है ना। तो हर चीज़ हम लोग ने पढ़े, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज ही है, सिर्फ कुछ हार्ड वर्ड्स है। अब फिर हमने ये देखा कि उसी गांव में रहने वाली जो एक बूढ़ी औरत है, उसको ख्वाब आता है कि ये खोया हुआ आदमी उसी का बेटा था, जो बचपन में खो गया था। और जब उसने ये ख्वाब उस खोए हुए आदमी से बताया तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। मतलब उसने कुछ नहीं कहा कि नहीं यहाँ, उसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया कि तुम ही मतलब मेरी माँ हो। फिर जो औरत दिन रात मेहनत करती थी, वो मेहनत से उसने अपनी माँ को रोक दिया। वो दिन रात उसकी सेवा कर रहा था, है ना। अब धीरे धीरे गाँव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। गुण मतलब क्वालिटीज़। अब गाँव वालों को उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलने लगा। वो धीरे धीरे उस खोए हुए आदमी को जानने लगे। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होना मतलब दिखाई देना। अब गाँव वाले ये भी देखने लगे कि पशु पक्षियों से बातें करता है, मतलब वो पशु पक्षियों से कन्वर्सेशन कर रहा है। ये क्वालिटी थी उसकी। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हूँ।
वह आंधी तूफान चक्रवात आने, चक्रवात यानी क्या, जिसको हम कहते हैं तेज़ हवा, जैसा हम नॉर्मली बवंडर कहते हैं उर्दू में हिंदी में, तो जो तेज़ हवा होती है, तूफ़ान है ना, ओले पड़ने, या टिड्डियों के हमले के बारे में। टिड्डियों का हमला, जैसा आपको पता है कि अभी रिसेंटली बहुत जगह पे टिड्डियों का जो हमला हुआ था। टिड्डी जो एक कीड़ा होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहते हैं, तो वो अभी रिसेंटली हमने देखा कि कई गांव में टिड्डियों के हमले हुए। तो ये अक्सर ऐसी चीज़ें होती है, जैसे गांव में तूफ़ान आना, आंधी या तेज़ हवा चलना या ओले पड़ना, है ना, ज़्यादा ठंडी में। तो टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। आगाह करना यानी सचेत करना। सचेत करना मतलब उनको पहले से अलर्ट कर देता था। तो ये भी इसकी क्वालिटी थी, बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि आंधी आने वाली है या तूफ़ान आने वाला है या टिड्डी अब हमला करने वाले, ये पहले गाँव वालों को बोल देता। उसकी भविष्यवाणी, भविष्यवाणी मतलब उसका जो भविष्य बताना जो था, भविष्यवाणी जो करना था, उसके भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, सूखा पड़ने लगा, सूखा समझते हो ना, मतलब बारिश वगैरह नहीं होती है तो गांव में सूखा पड़ता है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर, आसमान की तरफ देखकर, न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी और तेज़ बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई, और जो सूखी प्यासी जो मिट्टी थी वो तृप्त हो गई। तृप्त होना यानी खुश होना। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गाँव में सबका चहेता हो गया। देखो, मतलब एक और बहुत बड़ी इंसिडेंट, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ उस गांव में कि जब सूखा पहले तो ये भविष्यवाणी तो करता ही था, लेकिन इससे गांव को बचा लेता था मुसीबत से। लेकिन जब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि गांव में सूखा पड़ा, कई दिनों से बारिश नहीं थी, खेती वगैरह ज़मीन वगैरह सूख गई थी, तो इस खोए हुए आदमी ने आसमान की तरफ चेहरा करके, राइटर लिख रहा है कि पता नहीं कौन सी भाषा में उसने किस देवता से प्रार्थना की, और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश मतलब क्या, तेज़ बारिश होने लगी, जिससे ज़मीन मिट्टी पूरी भीग गई और जो ज़मीन को चाहिए थी जो बारिश वो मिल गई। अब जो बच्चे बड़े सब बारिश में भीगने लगे, सब खुश हो गए। तब से ये पूरे गांव का एकदम फेवरेट हो गया। मतलब अब तो लोग इसको तो एक भगवान मानने लगे, क्योंकि आप देख रहे हो उसकी भविष्यवाणी सच हो रही है, वो बारिश करवा रहा है, बहुत बड़ी बात थी। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। दलित आपको पता होगा, दलित एक दबाया हुआ कुचला हुआ एक समाज है, दलित समाज। तो दलित समाज को पहले वक्त में तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने दलित समाज को बहुत ऊंचा मकाम दिलाया, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। आज दलित समाज हमारे साथ मिलकर रहता है, लेकिन बहुत बुरा लगता है सुनकर कि आज भी कुछ गांव में दलितों को वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। आज भी उनको समाज से अलग रखा जाता है। तो गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। उसमें कुछ मुसलमानों के घर थे। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। अब गांव के कुछ जाति के लोग ऐसे थे जो मुसलमानों से और दलितों से अलग रहते थे, यानी दलितों को और मुसलमानों को अलग रखा गया। मतलब मुझे क्या कहूँ कि बहुत तरस आता है उन लोगों पर, उन आदमियों पर, उन इंसानों पर जो समाज में भेदभाव करते हैं, ज़ात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, कि ये दलित समाज का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो ऐसे लोगों पे वाकई में तरस आता है। तरस आता है कि वो बीमार है। ये बीमार लोगों के काम है। हेल्दी लोग नहीं करेंगे काम, उनको शायद कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। तो ऐसे ये मेंटल प्रॉब्लम लोग जो है ना, उनको इलाज की ज़रूरत है, जो ऐसे फ़र्क करते हिंदू मुसलमान में, ऊंच नीच में। तो उनको ज़रूरत है कि अच्छे डॉक्टर को दिखाए और अपने दिमाग का इलाज करें।
क्योंकि हर धर्म में कहा गया है कि सभी जाति और धर्म के लोग एक हैं, लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो बुराई चाहते हैं समाज में, जो हमको आपस में लड़वाना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। फ़ायदा उनका होता है, नुकसान हमारा होता है। लोग हमारे मारे जाते हैं और ये लोगों का कुछ नुकसान नहीं होता, ना उनके लोग मारे जाते हैं, उनको तो और पैसे मिलते हैं सब करवाने के लिए। तो यही हमको सोचना है कि ये भेदभाव हम ना करें समाज में, धर्म में, ज़ात में, पात में, और हम मिलजुल कर रहें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर हम मिलजुल के रहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे लोगों से अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलित और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वो उन्होंने, देखो, इस खोए हुए आदमी ने उनसे भी दोस्ती कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता था। दैनिक काम मतलब रोज़ के कामों में, है ना। उनके कर्तव्य समझाता, वो उनकी कर्तव्य समझाता कि तुम्हारे क्या कर्तव्य है, तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है जिसे करना ज़रूरी है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझाता। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता कि तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे हक क्या है। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। अब उनमें भी एक रिवॉल्यूशन आ गया। उस गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। बड़े बूढ़ों को समझाता था वो। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। बहुत बड़ी बात किया उसने। और धीरे धीरे उस गांव में जो दलितों का शोषण किया जाता था, शोषण का मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन, किसी को तंग करना, श्रम से अनुचित उनकी मेहनत से लाभ उठाना, यानी उनसे मेहनत करवाना लेकिन उतना उनको पैसे ना देना, यानी एक शोषण हो गया। ये जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन, बंद हो गया। बहुत बड़ी बात किया उसने, बहुत बदलाव लाया उसने। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। अब आपस में लोग मिलजुल कर रहने लगे। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। पहली बार उस गांव में हुआ कि हिंदू मुसलमान मिलकर होली और दिवाली मनाने लगे, यानी उसने भेदभाव ख़त्म कर दिया। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में, सांप्रदायिक का मतलब क्या, यानी सिर्फ अपने संप्रदाय का, सिर्फ अपने धर्म के लोगों की इज्जत करना, उनका भला चाहना और दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व ना करना। तो सांप्रदायिकता और जातिवाद समझना, जात धर्म को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, भूमिका मतलब एक होता है रोल, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, कार्य, यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम उसने किया। यानी इस जात धर्म को उसने दूर कर दिया इस समाज से, इस गांव से। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए और सभी तरह के गांव में जो झगड़े थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। जो आपस में लड़ते थे गांव के लोग, अब पूरी तरह से मतलब वो झगड़े फसाद एकदम ख़त्म हो गए। यदि कोई विवाद होता तो बैठकर आपस में निपटा लेते। देखो बहुत कितना चेंजेस लाया उसने गांव में। अब गांव में अगर कोई विवाद होता, आपस में झगड़े होते, तो सब लोग आपस में बैठकर इसका मशवरा कर कर इस झगड़े को ख़त्म कर देते थे, निपटा देते थे, एंड करते थे। पहले ऐसे नहीं होता था। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। दशा मतलब हालात अच्छे नहीं थे। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। देखो उसने रिवॉल्यूशन ही लाया ना, उसने औरतों को लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज़्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। ज़्यादतियाँ यानी जो पुरुष वर्ग उनके ऊपर ज़्यादती करते थे, यानी उनके ऊपर अत्याचार करते थे, है ना, उसके खिलाफ उस खोए हुए आदमी ने औरतों को लड़ना सिखाया। सब एकजुट हो गई, सब वुमेन्स पावर जिसको कहते हैं। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। इसने दोनों तरफ रोल किया, औरतों को इनकरेज किया और मर्दों को भी समझाया कि आप ये औरतों को सताना, अत्याचार करना बंद कर दो। वो आदमी भी समझ में आ गया, उनके भी धीरे धीरे स्त्रियों के ऊपर होने वाले जो अत्याचार है वो समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, उन्हें भी एक समाज में एक रिस्पेक्ट मिलने लगी, एक इज़्ज़त मिलने लगी। वे भी
बड़ों की बातों को महत्व देने लगी और वो भी बड़ों की इज्जत करने लगी, उनकी बातों को मानने लगी। तो आप एक रिवॉल्यूशन देख रहे हो क्या स्टूडेंट्स? क्या रिवॉल्यूशन आया? क्या हमने अभी तक पढ़ा कि इतना बड़ा बदलाव? पहले तो मुसलमान और दलित समाज के लोग को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी वो रिस्पेक्ट मिलने लगी, है ना। ज़ात धर्म का प्रॉब्लम दूर हो गया गांव का। हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर ईद त्यौहार मनाने लगे। सबसे बड़ा काम किया, दलित लोगों को समाज में इज्जत दिलाया उसने। अब उसने औरतों को समझाया कि आप एकजुट हो जाओ आपके जाति के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। और जो पुरुष वर्ग है वो भी उनकी बात को मान गया। धीरे धीरे औरतों को इज्जत मिलने लगी समाज में। पहले ज़माने में औरतों को वो रिस्पेक्ट नहीं थी जो मिलनी चाहिए थी। आज तो माशाल्लाह मतलब औरतें जो है वो मिलजुल कर मर्दों की तरह ही मतलब एकजुट होकर काम कर रही है, जॉब कर रही है, हर वो काम कर रही है, ठीक है। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। अब इस गांव से जो करीबी कस्बा था, जो करीबी गांव था ना इस गांव के, वो 3 दिन की दूरी पर था, वो सबसे करीब था। गांव में खेती की ज़मीन तो थी पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता। यानी गांव में, अब देखो क्या था कि गांव में खेती करने की तो ज़मीन थी लेकिन अच्छी जो बीज है वो उनको अवेलेबल नहीं थी। यानी अच्छी बीज नहीं थी गांव में, यानी उनको अच्छी बीज, अच्छा खाद, ये सब कहीं पर भी नहीं अवेलेबल था। तो ज़मीन तो बहुत थी खेती करने, बट बीज और खाद की फैसिलिटी नहीं थी। तो कभी खाद नहीं मिलती। खाद समझते हो? खाद मतलब फर्टिलाइज़र, है ना, खाद। खोए हुए आदमी ने गाँव वालों को प्रेरित किया, इनकरेज किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। उसने आइडिया दिया कि आप अपने गांव में एक अच्छी खाद और बीज की दुकान खोल दो। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता, उनको सिखाता, उनको एनकरेज करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। अब गांव वाले भी बहुत मेहनत करने लगे पहले से ज़्यादा। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। देखो सब उसने पॉजिटिव ही चीज़ें लेकर आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय मतलब क्रेडिट खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में, उसके रहने से बरकत थी। यानी सबको मालूम पड़ा कि भाई इसके आने से गांव में बरकत आई है। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया, पूरे आसपास के गांव में भी मशहूर हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। प्रशंसक यानी तारीफ़ करने वाले। अब दूसरे गांव के लोग भी इस खोए हुए आदमी की तारीफ़ करते थे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चैप्टर है ना, स्टोरी की तरह ध्यान में रखो, आसान है, कुछ भी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है इसमें। ओके। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखते थे। प्रश्नवाचक निगाह से मतलब यानी हम कह सकते हैं कंफ्यूज होकर, यानी सवालिया निशान, सवाल पैदा करते थे कि है कौन ये। यानी शुरू में लोग उसको देखते थे। पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय मतलब भरोसे के लायक, और उसका व्यवहार इतना सरल और उसका बर्ताव इतना सीधा और सहज था, आसान था कि धीरे धीरे उसके आलोचक मतलब उसकी बुराई करने वाले, अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी बुराई करने वाले जो लोग थे, जो उसकी बुराई करते थे, उसके प्रशंसकों में बदल गए। प्रशंसक तारीफ़ करने वालों में। देखो यही क्वालिटी इंसान में, हम सब में होनी चाहिए कि लोग भले तुम्हें कितना भी चिढ़ाए, तुम्हें कितना भी बुरा भला कहें, आप अपना नेचर, अपना बिहेवियर ऐसा रखो ना कि धीरे धीरे वो जो तुम्हारी बुराई करने वाले लोग हैं ना, तुम्हारी तारीफ़ करने वाले अपने आप बदल जाए। देखो आपके बोलने से आपकी कोई तारीफ़ नहीं करेगा। आप अपना नेचर ऐसा बनाओ, उनके सामने ऐसा बिहेवियर रखो कि वो धीरे धीरे आपकी तारीफ़ करने लगे। तो खोए हुए आदमी के साथ ये हुआ, वो आलोचकों से लड़ता नहीं था, वो उनसे और अच्छे से पेश आता। जो आपके साथ बुरा करते आप उनके साथ और पेश आओ, देखो धीरे धीरे वो खुद अच्छे हो जाएंगे।
तो अब उसके आलोचक प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। अब लोगों को लगा इसके पास ज़रूर कोई जादू की ताकत है भाई, कि कुछ ना कुछ तो है इसके पास, जादुई ताकत है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। खंडन करना यानी गलत साबित करना। उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है। वह हर सफलता को गाँव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता। वह हर सफलता को कहता कि गाँव वालों को कठिन परिश्रम, आपने जो मेहनत की है ना, उसका ये परिणाम है, उसका ये रिज़ल्ट है, मेरा कुछ इसमें हाथ नहीं है। वो पूरा क्रेडिट गाँव वालों को ही देता। वो ये नहीं कहता कि मेरे वैसे हो रहा है, वो कहता कि आपने मेहनत की ना, करके आपको रिज़ल्ट मिला है। मतलब बहुत बड़ी बात थी, वो ऐसा कहता था। वो लोगों से कहता, आप सबके पास भी वो शक्तियाँ हैं जो मेरे पास ताकत है और सबके पास है। खुद को पहचानो। आप अपनी ऊर्जा को रचनात्मक, अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो ऊर्जा मतलब क्या, कार्य करने की जो क्षमता होती है, मेहनत करने की जो ताकत होती है ना, उसको आप रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। रचनात्मक मतलब यानी कुछ बदलाव लाने वाले, है ना, कुछ चेंज लाने वाले। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव कामों में लगाओ, अच्छे कामों। सबके पास ताकत है लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आप उसको अच्छे कामों में लगाओ, आप पॉजिटिव वर्क में लगाओ, तो ज़रूर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। जुड़ो और जोड़ो, खुद भी कामों में जुड़ो और दूसरों को भी अपने साथ जोड़ो, एक से दो भले। इस तरह खोया आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। अब लोग जोश से भर गए, लोगों के अंदर यकीन आ गया, एक उत्साह आ गया कि हम भी मिलकर काम करेंगे तो काम आसान होगा। पर अंत में वो दिन आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद ख़राब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आसमान में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने, कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश मतलब, चौंधिया देने वाला मतलब चकाचौंध, मतलब बहुत उजाला आया अचानक। अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लोग डरे हुए थे, अपने अपने घरों में बैठे थे। सारी रात मौसम बोराया था। बोराया रहा मतलब ख़राब रहा, पूरी रात मौसम ख़राब था, यानी एकदम पागल हो गया था जैसे मौसम। तूफ़ान, हवा, बादल गरज रहे, मतलब कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था, सब डर गए थे। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी। गंधक गंधक क्या होता है? एक खनिज है, पदार्थ है, जैसा कि जो दवा और बारूद बनाने में काम आता है। जैसा दवाई में, और बारूद मतलब जैसे हम कह सकते हैं, नॉर्मली मैं आपको अगर बताऊं ना, तो आप दिवाली में जो पटाखे देखते हो ना, उसके अंदर देखो जो काले कलर का जो बारूद होता है ना, काले रंग का पाउडर, उसकी जो खुशबू होती है वो गंधक होती है। मतलब वो गंधक है, एक तरह का खनिज है जिसमें से एक अजीब सी, मतलब एक तीव्र तेज़ बू आती है। ओके। लोगों का कहना है कि उस रात पूरे गांव में वो बू फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाज़ों की झर्रियों में से घुसकर सभी घरों में समा गई थी। यानी लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद रखे थे, उसके बावजूद भी वो घरों में घुस रही थी वो बदबू, वो बू। बाद में पता चला कि एक शहर के कारखानों से गैस रिसाव मतलब गैस का लीक होना, है ना, एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। विस्फोट मतलब एक ब्लास्ट हुआ था, उसका ये दुष्परिणाम है, उसका ये इफ़ेक्ट है। सुबह जब मौसम साफ़ हुआ तब गाँव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वो गायब हो चुका था। गाँव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उससे ज़मीन निगल गई थी, आसमान खा गया था। ज़मीन निगल जाना, आसमान खा लेना, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अचानक गायब हो जाना। सब ढूंढते रहे। उस रात में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो आदमी गायब हो गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में भी सभी लोग खाली हाथ लौट आए। सब ढूंढे, क्योंकि देखो गांव वालों के उससे एक अटैचमेंट हो गया था। सब उसको ढूंढने में लेके सब खाली हाथ वापस आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए।
गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे, गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। अब सब दुखी हो गए थे क्योंकि वो अचानक चले गया, सबसे उसका दिल जुड़ा हुआ था। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। स्थापित कर देना मतलब गांव के बीचों बीच एक मूर्ति इस्टेब्लिश करना, रख देना, यानी गांव वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास होती थी। अब पंचायत की मीटिंग भी उसी मूर्ति के पास रखने लगे, उसको एक रिस्पेक्ट दी उन्होंने। गांव वालों ने प्रण लिया, कसम खाई कि वे खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर ही चलेंगे। जो उसने हमें बता के गया वो ही हम काम करेंगे, इसके अलावा कुछ काम नहीं करेंगे। मतलब गाँव वालों ने डिसाइड कर लिया कि जात धर्म भेदभाव सब हम भूले हुए हैं, अब ऐसे ही भूल कर रखेंगे। दलितों को अपना बनाकर चलेंगे, कोई फ़र्क नहीं करेंगे। औरतों को जो ऊंचा मकाम उसने दिलाया हम वही देंगे। ओके। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ बाद जब जनगणना अधिकारी पता है ना, जो पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग करने के लिए जो ऑफिसर्स आते हैं, जनगणना के काम से इस गांव में पहुँचे तो किसी को भी न तो अपनी ताज़ी याद थी, न किसी को भी अपनी जाति याद थी, न अपना धर्म। जब जनगणना के अधिकारी पूछते हैं तुम्हारा जात और धर्म क्या है, तो सब भूल गए थे। मतलब इतने खो गए थे, सब कुछ भूल गए थे लोग, जात धर्म इतना मिलजुल कर रहते थे कि इनको अपना जात धर्म ही याद नहीं आया। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही सदा के लिए खो चुकी थी। मतलब जैसे वो खोया हुआ आदमी अचानक चले गया तो जैसे कि इनकी जात धर्म की यादों को भी लेके चले गया। सब भूल गए थे कि हमारा धर्म क्या और जात क्या है। काश अपने गांव शहर में भी हम ऐसे खोए हुए आदमी मिल जाता। और राइटर लास्ट में यही कह रहा है कि काश हर गांव में, हर समाज में एक ऐसा खोया हुआ आदमी आता जो हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से जात धर्म ऊंच नीच ये सब कुछ अपने साथ ले चले जाता। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझा है और ये चैप्टर में से बहुत कुछ सीखने मिला स्टूडेंट्स हमें। ये चैप्टर में राइटर ने हमें सिखाया खोए हुए आदमी का एग्जाम्पल देकर कि हमें मिलजुल कर रहना है, सब कुछ भूल कर हमें किसी के नेगेटिव बातों में नहीं आना है। हमारा समाज अगर हम चाहते हैं स्ट्रॉन्ग रहे तो हमें मिलजुल कर काम करना होगा। आज समाज में आज भी जात भेद धर्म सब चल रहा है। आज हम देख रहे हैं ना, आज की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। तो ये ख़राब कौन कर रहा है? जो हमारे समाज में जो बुरे तत्व हैं, जो बुरे लोग हैं। अच्छे लोग ये काम कभी नहीं करेंगे, अच्छे लोग आपस में कभी नहीं लड़वाएंगे। तो हमें सोचना है कि ये अच्छे लोगों का काम ही नहीं है, ये बुरे लोगों का काम है। आज मुझे बताओ ना, ये सब कामों में कौन सा बड़ा आदमी आता है बताओ मुझे। जब हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं तो आपने कभी सुना है क्या कि कोई अरबपति, कोई खरबपति, कोई करोड़पति, कोई नेता मरा है? नहीं, सिर्फ हमारे और तुम्हारे घर के लोग मारे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अभी जैसे न्यू जनरेशन के आप लोग सब बच्चे हो, तो आपको तो ये दिमाग में रखना ही है कि हमें कभी ये भेदभाव नहीं करना है। ऐसे बुरे लोगों से हमें दूर रहना है जो हमें ऐसा सिखाता है कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा, दूसरे का धर्म सबसे नीचा। ऐसे लोगों से दूर रहो, सबको इक्वल समझ के चलो, सब धर्म को इज़्ज़त दो, किसी को बदनाम मत करो, किसी को बुरा मत कहो। हर एक को अपना धर्म बहुत प्रिय होता है, हर एक को अपने धर्म की बहुत इज़्ज़त होती है। तो हमें भी ज़रूरत है हम अपने साथ साथ उस धर्म की भी इज़्ज़त करें। तो हमें ये काम, मतलब इस बात को ध्यान में रखना है कि कभी हम फ़र्क ना करें, दलितों में फ़र्क ना करें, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दें। मैं बताया ना, ऐसे लोग बीमार हैं जो अपने आप को, अपने ज़ात को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बोलते कि अरे यार हमारी ज़ात बहुत ऊंची है, ये दलित है। आज गांव में मैं देखता हूँ ऐसा होता है, आज भी गांव में दलित लोगों को नीचे बिठाया जाता है। अरे मतलब वो बीमार लोग हैं, बताया ना, वो बीमार लोग जो ऐसा करते हैं। तो ऊपर वाले से, अल्लाह से एक ही दुआ है हमारी कि ऐसे बीमार लोगों को जो बीमारी है वो जल्द ठीक हो जाए, ताकि वो समाज में फ़र्क करना बंद कर दे। ओके, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है स्टूडेंट्स। हम लोग इसकी कृति देख लेते हैं। कृति आप खुद ढूंढ लेना, क्योंकि चैप्टर है, आप आसानी से ढूंढ सकते हो। मैं आपको खाली क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा समझा देता हूँ। कृति पूर्ण कीजिए। मैं खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले। अब खोए हुए आदमी के गीत से कौन कौन
प्रभावित हो रहा था, है ना, वो आपको बताना यहाँ पर आसान है ना। तो खोए हुए आदमी से कई लोग प्रभावित हो रहे थे। प्रभावित होना मतलब समझ रहे हो ना, यानी मतलब उससे इम्प्रेस होना, मतलब कौन कौन लोग उस खोए हुए आदमी के गीत से इम्प्रेस हो रहे थे। आप आसानी से लिख सकते हो ना आप लोग। ओके, इजी है। ओके, मैं खाली आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, आप चैप्टर में से ढूंढ लेना। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। अब खोए हुए आदमी जब आया तो गांव में क्या परिवर्तन आया, मतलब अब गांव का परिवर्तन आपको बताना है ना, गांव का परिवर्तन। उसके बाद ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके निम्नलिखित शब्द हो, जैसे भविष्यवाणी, झमाझम बारिश, खुशहाली, गंधक, यानी ऐसा क्वेश्चन बनाओ जिसके आंसर में ये वर्ड आए, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक हम ऐसा कहते हैं कि बारिश कैसे हो रही थी, तो आंसर क्या आएगा, झमाझम, राइट, इस तरह से। अब उसके बाद में जो है वो ग्रामर क्वेश्चन है, तो ग्रामर क्वेश्चन तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ग्रामर बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे ही। तो फ़िलहाल जो टेक्सचुअल जो है ना वो 1 2 3 ही है। बाकी आप एक याद रखना कि वर्कबुक में आप एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसा पठनीय, तो देखो अभी इसमें लेखनीय क्या है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, परंतु उसके पल्लवन हेतु उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। विषय पर भाषण का नमूना तैयार कीजिए। ये भाषण है, ये ऐसे में नहीं आ सकता ये। तो जब कुछ चीज़ें ऐसे में लिखने के लिए आती है कंपोजिशन में, वो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो प्रतिभा जन्मजात होती मतलब क्या, टैलेंट बाय बर्थ मिलता है ना, लेकिन उसके पल्लवन हेतु यानी कि उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बढ़ाने के लिए इसको एक वातावरण चाहिए, एक अच्छा माहौल भी चाहिए। अभी आपके अंदर कोई टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को माहौल रहेगा तो ही आपका टैलेंट आगे बढ़ सकता है। इसके ऊपर आपको एक भाषण तैयार करना है। संभाषणीय क्या है, बातचीत के लिए क्या है कि सांप्रदायिक सौहार्द पर अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए, यानी सांप्रदायिक सौहार्द, साथ सांप्रदायिक के ऊपर आप चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए, संप्रदाय को लेकर, जात धर्म को लेकर क्या चल रहा है समाज में, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग आगे हिंदी ही कंटिन्यू करेंगे। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि मराठी के सिर्फ 4 चैप्टर बचे हुए करके मैं स्टॉप करके हिंदी स्टार्ट किया हूँ। और इंग्लिश मीडियम जिनका कंपोजिट हिंदी है उनके भी ये लेसन्स है, और उर्दू मीडियम के भी हिंदी के ये लेसन्स है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। समाज में धर्म जात पर फ़र्क मत करिए। कोई अगर ऐसा करने के लिए कह रहा है तो आप उसे भी मना कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा ये भारत और सुंदर होगा और खूबसूरत होगा, ठीक है। हर धर्म की रिस्पेक्ट कीजिए। चलिए, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।